सच्ची परीक्षा आपदा के काल में होती है। कौन कितना है धीरवान, कौन कितना है गंभीर और पेशेंट, ये प्रतिकूलता में समझ में आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कैसी भी प्रतिकूलता क्यों नहीं आए हो, आत्मख्याति की भाषा में वज्रपात हो जाए, विश्व यहाँ का वहां हो जाए, तांडव मच जाए, फिर भी टस से मस नहीं होते। उनके धैर्य की सच्ची परीक्षा आपदा के काल में होती है। हम कितने धर्मात्मा हैं, ये उस दिन पता चलेगा जिस दिन तुम्हारा मुकाबला किसी प्रतिकूलता से होगा। खा पी कर ऊपर पंखा है, नीचे डनलोप की गद्दी, और दिन भर पढ़ रहे हैं, दिन भर पढ़ा रहे हैं, सुना रहे हैं, ठीक है। कितने ही, मैंने कई दफे आपको कहा है, कितने ही सप्तव्यसनी भी मांसाहार का सेवन करने वाले, सप्तव्यसन का सेवन करने वाले भी पीएचडीज करते हैं। जैन ग्रंथों पर भी पीएचडीज करते हैं। तो जैसा चस्का है अखबार पढ़ने का, वैसे फिलोसॉफी भी एक चस्का बन जाता है उनके लिए। एनीवे, हम कितने पानी में है, हम कितने धर्मात्मा है, यह भी प्रतिकूलता में तो फिर तय होगा। 1, 2, 3, कौन है हमारा सच्चा मित्र, कौन है अपने और कौन है पराये, इसे भी समय तय करेगा आने वाला। मित्रता की सच्ची परीक्षा आपदा के काल में होती है। मेरी पत्नी मेरे कितने अनुरूप है, ये उस दिन पता चलेगा जब विश्व मेरा बहिष्कार करेगा और मैं सन्मार्ग होने पर भी दुनिया ने छोड़ा, इसलिए वो नहीं छोड़ेगी मुझे, वो मेरे साथ निरंतर बरकरार रहेगी। उसी को कहते धीरज, धर्म, मित्र और नारी। आपद काल परखिए चारी। धीरज आपका धैर्य, आपका धर्म, आपके मित्र और आपकी नारी कितने पानी में है, यह आने वाली प्रतिकूलता तय करेगी। मैं हाईलाइट कर रहा हूं इस समय में, आप कितने धर्मात्मा हैं, किसमें कितनी है दम, या खड़े में तय होगा। अपनी गली में नहीं, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। बच्चों, आप जानते होंगे, जब पानी चाहिए होता है तो बोर लेते हैं जेट पंप के द्वारा, उसमें जानते हैं ना आप लोग, 200-200 फुट, 300-300 फुट भी नीचे जाकर पानी को खींच लाते। देखा है आपने? किसी को बरसात के दिन में खूब पानी लगा, मैं ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं वैसी बात कह रहा हूं, 5 इंच पानी लगा, 6 इंच पानी लगा, इतना पानी उछल गया। लेकिन इतना नहीं कर, उछलने की बहुत जरूरत नहीं है आगे तुम्हें। अब वे दिन तो आने दो, ये ऐसा ना हो जाए ये ऋतु जाते जाते ये पानी भी चला जाए और तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट भी। क्योंकि अक्सर बरसात में लिए हुए बोर्स गर्मी के दिन आते आते खत्म हो जाते हैं, लाखों के इन्वेस्टमेंट खत्म। पहले दिन की वो थोड़ी सी धार को देखकर इतना उचकने की गरज क्या है। इसीलिए मोर ओवर जो बोर किए जाते हैं पानी खींचने में, वे गर्मी में ही किए जाते, क्योंकि गर्मी में इजेक्टेड वाटर, गर्मी में भी यदि पानी निकल सकता है, भीषण गर्मी में भी, तो 12 महीने क्यों नहीं रहेगा। सच्ची दम वो है जो गर्मी में से पानी निकाल कर लाए, यह स्थायी साथ देने की संभावना है। बहुत अच्छी कहावत चलती है गुजराती में बच्चों, मानसनी परीक्षा खाटले नी पाटले। आदमी की परीक्षा करनी हो तो 2 स्थान पर परीक्षा हो सकती है उसकी। जैसे आपको याद आ रहा होगा, हमारे वर्तमान युग में जब
सनत कुमार चक्रवर्ती का सौंदर्य से रीछ कर कुछ देव ऊपर से आए थे और उसका सौंदर्य देखना चाहा, तो सनत कुमार ने क्या कहा उनको, अरे ये तो कुछ नहीं है, राज दरबार में आना, जब सिंहासन पर बैठा रहूंगा मैं, जब चवर वगैरह ढोले जाते होंगे, तब देखना मेरी शान शौकत, वहीं पर देखना आकर। मैं क्यों कह रहा हूं ये, यदि किसी के धर्म कितना पानी में है ये देखना है तो 2 घड़ियां कहिए, मानसनी परीक्षा खाटले नहीं पाट ले, जब भोजन करने बैठते हैं तब उसकी परीक्षा देख ली की जा सकती। अरे नमक कम है, अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है, कैसे बनता है, कब बना है, अच्छा क्या डाला है, परीक्षा हो गई परीक्षा। कोई खराबी कहने वाले की परीक्षा नहीं है, क्योंकि जो इस तरफ ढला है वो दूसरी तरफ ढला ही है। एक तरफ ढलने में दूसरी तरफ की ढलान गर्भित है। जिसे कोई चीज अच्छी लगती है उसे गारंटी से समझ लेना कोई चीज अच्छी नहीं लगती, ऐसा भी होगा। यू शुडंट गेट डिलाइटेड। किसी ने कहा बहुत अच्छा हुआ, तो जो भी शाबाशी को लेकर फूल कर कुप्पा हो रहे होंगे वे बड़े धोखे में हैं। उनको आगामी आने वाले दिनों में गालियां खाने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। वो तो इतना ही उनकी मानसिकता होनी चाहिए थी परोसने वाले की, इसमें हम क्या कर सकते हैं। आपकी भावनाएं बड़ी है साहब, अब बड़ी भावना से खा रहे इसलिए आपको अच्छा लग रहा है। एक मैसेज देने में तुम्हारे बाप का क्या बिगड़ रहा था। अब आगामी आने वाले काल में जितनी भी गालियां हमारे खाते में है वो तुम ही ले लेना, हमें मत दे देना। ये तो एनीवे मानस की पहली परीक्षा कहां पर है, पाटली। जब भोजन करने बैठता है तब तो उसकी परीक्षा देखी जा सकती है। लाइक और डिसलाइक का जितना भी उसका वाइब्रेशंस है ये सब उसकी अस्थिरता दिखाती है। एक बात, दूसरी बात बच्चों, और भोजन पूरा चट कर गया और ये तक नहीं बताया आज नमक ही नहीं डाला है, मुझे तो गड्ढा भरना है यार। अक्सर लोग पूछते हैं आज भोजन कैसा बना, भोजन में नमक था क्या आज। अरे यार ये तो भोजन करते समय पूछ लेते हैं, हमें अभी थोड़ी याद है। ये है हमारी दम। समझ में आता है कैसा था आज की सब्जी, ये तो तभी पूछ लेते आप, क्योंकि तब मैंने ध्यान नहीं दिया। कोई पूछता है तो तभी मैं ध्यान देता हूं। तो एक मैसेज भी हमें पास करते आना चाहिए। एनीवे सेकंड बात, दूसरी परीक्षा आदमी की यदि देखनी है तो तब देखी जाए जब खटिए पर लेटा हो। खटिए पर लेटा हो मतलब जब उसका अंतिम दिन चल रहे हो, वो उसका एक जबरदस्त इंप्रेशन है। खटिए पर लेटे लेटे जो बिलखने की और दूसरों को कंप्लेन में ही जीवन निकल रहा है, आप उसका पूरा कच्चा चिट्ठा जीवन का निकाल सकते हैं। एंड कितनी ही प्रतिकूलता में बाबा जी की बात में कह रहा था 3 दिन पहले, विदाई की बेला वाले बाबा जी, कितनी भी प्रतिकूलता है मस्त अपनी मस्ती, उनका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। ऐसा क्या है जो साहित्यिकों को यह कहना पड़ा, मानव की परीक्षा करनी है तो बुढ़ापे में वो कितना दत्त चित्त है, कितना प्रसन्न रहता है, उससे तय होगी। ऐसा क्या है, बुढ़ापा ऐसी कौन सी आफत है जिसका खौफ सभी साहित्यिकों ने खड़ा किया है, जिसे 18 दोषों में जिसकी गिनती की गई है, जिसे रोजाना पूजनों में जन्म जरा मृत्यु और बुढ़ापे का अभाव की बात की गई है। ऐसा क्या है उस बुढ़ापे में, हम थोड़ा सा खोलना चाहेंगे। आज अंतिम अवसर है मेरे पास, प्रारंभ होने के पूर्व मैं एक स्वप्न की याद दिलाता हूं आपको। सम्राट चंद्रगुप्त को 16 स्वप्न आए थे जो आगामी आने वाले काल के सूचक थे। जब भरत जी को और सम्राट चंद्रगुप्त को दोनों को 16 स्वप्न आए थे जो आगामी स्पेशली आगामी आने वाले पंचम काल का कुछ दिग्दर्शन करने वाले थे। उसमें एक स्वप्न देखा था सम्राट चंद्रगुप्त ने, एक तरुण बाई। जब मुलाकात हुई ज्ञानियों से, आचार्य भद्रबाहु, तो उन्होंने पूछा, भगवान ये स्वप्न कैसे ऐसे अटपटे, ऐसे तो कभी देखा नहीं हमने।
इसका क्या रहस्य हो सकता है? तो तरुण बैल का स्वप्न फल कहते समय आचार्य ने यह फल कहा था, ऐसा कलियुग आएगा, ऐसा टाइम आने वाला है आगे कि जब युवा अवस्था में धर्म करेंगे पूरे जोश से। जो जो उम्र ढलानी की ओर बढ़ेगी, सब रह जाएगी भावना एक तरफ। क्रियाएं कुछ हो तो रह सकती है ऊपरी सुपरी, बट भावनाएं डिमिनिश होती जाएगी। ऐसा क्या हुआ जिससे 16 स्वप्न में दोनों को ये स्वप्न आए? ये बार बार सचेत करते हैं जो लोग गाफिल हो रहे हैं बढ़ती उम्र के साथ, सावधान। और कुछ कुछ लोग अपने सुधार के नाम पर, अपने सुख के नाम पर बाहर में परिवर्तन चाहते हैं। बड़े मूर्ख है वे लोग। वे बाजे, हाथ की बाजे गंवा रहे हैं। समझने की थोड़ी कोशिश आज करूंगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको खौफनाक दर्शन बुढ़ापे का और करना चाहता हूं। बहुत टाइम पहले मेरे हाथ में एक आर्टिकल आया था, पहली बार इसका जिक्र मैं मंच से कर रहा हूं, तो मुझे सुनकर ताज्जुब हुआ। हमारे सत्कार जी जानते होंगे कदाचित, आई एम नॉट श्योर। एंड वो संभावना के तहत इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ही कम्स फ्रॉम सदर्न पार्ट। आई थिंक यू आर फ्रॉम कर्नाटक, है ना? ओके। तमिलनाडु के स्पेशली मैं बात कर रहा हूं। ओह, जेरोंटिसाइड, किसी ने नाम सुना है? जेरोंटिसाइड, इन्फेंटिसाइड, फेमिसाइड, सुसाइड तो नाम सुना है सबने। व्हाट इज सुसाइड? साइड इज घात करना, दैट इज CID, साइड, घात करना, सुसाइड। व्हाट इज इन्फेंटिसाइड? बच्चों की हत्या करना। व्हाट इज जेरोंटिसाइड? जेरोंटिसाइड बुजुर्गों की हत्या करना। हत्या करने की परंपरा होना, रिवाज होना। तमिलनाडु में एक रिवाज है, शायद एक आध जन कोई जानता होगा यहां पर बैठा हुआ, थलाई गूथल। नहीं जानते? एक रिवाज रहा है और पीढ़ी दर पीढ़ी ये रिवाज रहा है, सालों से, सैकड़ों सालों से। क्या है ये थलाई गूथल? इसे कभी तलाई कुत्तल ऐसा भी कहते हैं, कभी इसे थलाई गूठन ऐसा भी शब्द है। इंग्लिश के लिए प्रॉपर वर्ड जेरोंटिसाइड। ध्यान से सुनिए अभी शब्दों को, थोड़ी देर में आपके होश उड़ने वाले हैं। व्हाट इज द थलाई गूथल? एक ऐसी परंपरा मानी जाती है विशिष्ट रीजन में, जहां पर बुढ़ापा आने पर बुजुर्गों को उनकी ही संतानें उन्हें मौत के घाट उतार देती है। अब अभी सुनेंगे तो आप और ताज्जुब कर जाएंगे। कहीं कहीं स्वयं बुजुर्ग भी इसकी मांग करते हैं। ये होता सब गोपनीय तरीके से है, पुलिस को, कानून को पता न चले, इसका बराबर ध्यान रखा जाता है। होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल, जिस दिन ऐसा लगे ये बूढ़ा ठीक तो नहीं हो रहा है, उम्र भी बहुत हो रही, बहुत टै कर रहा है, ये बहुत स्थितियां बेकार है, मैं आज साझा भी करूंगा आपके साथ। तो उसे पूरे तेल से नहलाया जाता है ऊपर से नीचे तक। मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा, आप सब रेफर कर सकते हैं। तेल से नहलाया जाता है और दिन भर उसे नारियल का पानी पिलाया जाता है। ऐसा प्रोसेस निरंतर किया जाता है 2 दिन। 2 दिन के बाद मर जाता है आदमी। सुनते ही उसके गुर्दे वगैरह खराब हो जाते हैं इससे, और अंदर का बॉडी टेम्परेचर उससे एकदम गिर जाता है 92 to 93 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आकर, और जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम उसका एकदम बिगड़ जाता है। 2 दिन में खराब मर जाता है वो। कहीं मिट्टी का पानी पिलाया जाता है, जिसमें भी 2-3 दिन में वो आदमी मर जाता है। कहीं ऐसी स्थिति हो दर्दनाक, अचानक नाक दबाकर उसके घर वाले उसे दूध पिलाते हैं, जिसे एकदम सांस उसकी रुक जाए, उसमें भी उनको फटाफट सफलता मिल जाती है।
कहीं खिलाने में कोई ऐसी नुकीली चीज खिला देते हैं जो फंस जाए। ऐसे कई तरीके हैं, आपको इसे स्टडी करना चाहिए, कभी मौका मिलेगा। 10-12 ऐसे तरीके हैं जिसके जरिए ये थलाई गुथल किया जाता है। अभी बहुत विरोध भी हो रहा है, और वैसे तो डर से ही हो रही है, अभी काफी अवेकनिंग हो रही है, बट ऐसी भी स्थितियां कहीं कहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं, अभी तो जो हमने सुना है, गाय दूध देना बंद करने पर उसे कत्तल खाने में दाखिल किया जाता है, वो तो आपने ऊपरी स्थूल बातें सुनी है निर्दयता की। मैं ये वो बातें कह रहा हूं जो हमारे तीर्थ स्वरूप माँ बाप, जिनके पीछे सब कुछ छोड़ा जा सकता है। और एक बात बीच में, खैर मेरा विषय तो ये है ही नहीं कि बुजुर्गों के प्रति हमारा क्या दायित्व है। मेरा विषय तो आज ये है कि बुजुर्गों को कैसे सुखी रहना है। वे इस धोखे में नहीं रहे बुजुर्ग। मैं दायित्व कुछ कहूंगा बच्चों का, दायित्व धोखा में क्या हो सकता है ये भी मैं बताता हूँ। बुजुर्गों के प्रति हमारा दायित्व ये है बच्चों, हम किसी भी एक्सटेंट तक सब कुछ छोड़कर हमारे माँ बाप की रक्षा कर सकते हैं। सब कुछ मतलब धर्म में ये हुई ना दम का प्रश्न हुआ है। ये तो धर्म संकट खड़ा कर दिया तुमने। धर्म मतलब क्या कहना चाहते हो? यदि इफ एंड इफ तुम्हें दीक्षा लेनी है, उसी केस में तुम तुम्हारे माँ बाप को गौण कर सकते हो। यदि दीक्षा न लेकर अभी गृहस्थ ही रहना है, स्पेशली 4वीं 5वीं 6वीं 7वीं प्रतिमा तक, तो फर्स्ट माँ बाप को तभी गौण किया जा सकता है, बच्चों को तभी गौण किया जा सकता है जब तुम कोई ऊंचा काम करने वाले हो और दीक्षा लेने को तैयार हो, तब तो फिर तुम्हारी सभी जिम्मेदारियां माफ है, क्योंकि ऊंचा चढ़ रहे हो तुम, तो फिर तो सब कोई बात ही नहीं है। बट ये सुनते समय बुजुर्ग इस धोखे में नहीं रहे बच्चों को क्या करना चाहिए, ऐसा नहीं है। बुढ़ापे को संवारने की शिक्षा दी जा रही है, वो पराश्रित नहीं दी जा रही है। तुम्हारे बेटे कैसे होने चाहिए तो तुम्हारा बुढ़ापा ठीक होगा, इसके लिए वृद्धों को ये शिक्षा नहीं दी जा रही है। ये तो युवाओं को शिक्षा दी जा रही थी। बूढ़ों को लड़ने के लिए हथियार नहीं दे रहा हूं मैं हाथ में कि बच्चों को भी ऐसा करना चाहिए, तुम्हें भी थोड़ा समझना चाहिए। नहीं है, यू आर सैडली मिस्टेकन। तुम्हारा सुख तुम्हारे ही आश्रित है, तुम्हारा सुख दूसरों के समझने के आश्रित नहीं है। समझ का अर्थ सम्यक ज्ञान नहीं, उनको भी समझो, उनको भी समझना चाहिए। अरे मेरे भाई, वे समझेंगे तो उसका सुख उनको होगा, दुखी तो तुम दिखाई दे रहे हैं, हम तो तुम्हें तो समझने की बात करेंगे। और तुम्हें ऐसा क्या हो गया, इसको समझो, इसको समझो, इसको समझो, फिर सभी को समझाओ। जो हमारे हाथ में नहीं, किसी के भी हाथ में कभी भी नहीं था। तो तुम क्या करोगे फिर? इतने समझ के पिंड तुम हो, फिर तुम्हारी समझदारी क्या रहेगी फिर उसमें, है ना? चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। बट ध्रुव कीली के पास रहे वे, दाने नहीं पिस पाते हैं, छिन्न भिन्न होते वे ही कीली छोड़ जाते। अरे पाटे बंद करो, पाटे बंद करो, मैं रगड़ा जा रहा हूं। मूर्ख, तुम कीली का सहारा, पाटों को चलने दो, उससे तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं होगा। एनीवे, ऐसा क्या है, इस बुढ़ापे को इतना क्यों दिखाया जा रहा है, ऐसा इतना भय का मंजर क्यों खड़ा किया जा रहा है? इसमें मैं थोड़ा एक मेरा अनुभव साझा करता हूँ जो कल कहते कहते रह गया। मैं नाम ही नहीं बता सकूंगा आज किसी कारण से। नाम बताने में दिक्कत है बड़ी आनंद। क्या है दिक्कत? दिक्कत क्या है? झगड़ा हो, ये संकुचित सोच है, व्यापक सोच बता रहा हूं मैं। मैंने जिस समय किसी का नाम लिया, सबका ध्यान उसी की तरफ आकर्षित होता है। इतने मूर्ख लोग हैं, जब मैं बात करूं किसी की तो कहते वे वैसे हैं। उनको ये नहीं समझ में आता कि हमें भी उसको उसमें ढालना था।
इस नाम का जो एक्स व्यक्ति बताया जा रहा है एक इमेजिनरी व्यक्ति बताया जा रहा है जिसके स्थान पर हमें रखना था। इतने मूर्ख हैं हमें लगता है हाँ उस बूढ़े की ये समस्या होगी। हम ये नहीं देखते हैं मौत मंडरा रही है हमारे सिर के ऊपर। अभी बात चल रही थी, मुझे कोई भाई बोल रहे थे कि हमें बहुत लाभ हो रहा है जॉब, बुढ़ापा एक स्वर्णिम अवसर पर जो सीरीज चला रहे हो, विद्वान ही थे और मेरी उम्र के, बहुत खुशी हो रही बहुत। और वे बोलते बोलते बोले ये बूढ़ों के लिए नहीं है चर्चा जो आप दे रहे हो, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। मैंने कहा उनको एक ब्रह्मचारियों के लिए शिविर अरेंज किया जा रहा था 10 साल पहले एक जगह, वहां पर यह मामला उछला। मैं खनियादाना था तब की बात कर रहा हूं, आस पास की, कि केवल ब्रह्मचारी विल बी एक्सेप्टेड परमिटेड फॉर दिस शिविर, जो शादीशुदा है उन्हें आने नहीं दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? तो मैंने ये कहा जो ब्रह्मचर्य जिन्होंने लिया है उनके लिए शिविर, जिनको ब्रह्मचर्य लेना है उनको, आप समझ रहे हैं? ब्रह्मचारियों के लिए शिविर है का तात्पर्य क्या है? मतलब जिन्हें अंगीकार करना उनका क्या होगा? और तत्स्थैर्य में ज्यादा टाइम नहीं है घूमने को। और तत्वार सूत्र ये कहता है उस पोजीशन की रक्षा करने के लिए जो जरूरी है वो भावना आप करते हो तो ये पोजीशन भी आ सकता है। जिनके ये पोजीशन नहीं है, कुछ समझ में आ रहा है? जिनके अनुव्रत टिकाना चाहते हैं वे ये करें, और जो अनुव्रत प्राप्त करना चाहते वे भी यही करें। तत्स्थैर्यात्म भावना पंच वो देख लेना चाहिए, टीका पढ़ लेना चाहिए। उसी प्रकार ये बूढ़ों के लिए ही चर्चा नहीं चल रही है, जिन्हें कहीं अपना बुढ़ापा दिख रहा है। अब इसे बीज बुआई की बात है। क्या है वो? क्या झोपड़ी के जरन, क्या है? जब झोपड़ी जरन लागी तब कुआ खुदाए तब कौन काज सरे है। कुछ समझ में आए? नहीं समझे? झोपड़ी जलने लग गई है और अभी तुम कुआ खोद रहे हो। अभी ऐसे कैसे काम होगा तुम्हारा? यू शुड बी अ प्लान्ड पर्सन राइट बिफोर। तुम्हारे पास तुमने एफडी बनाई, तुमने इंश्योरेंस बनाया, आगामी बुढ़ापे को देखकर तुमने तत्वज्ञान से कैसे पोषित किया है, और तुम उस बुढ़ापे की तैयारी अभी कर रहे हो। जब आंखें भी नहीं होगी तुम कह रहे बुढ़ापे में पढ़ लेंगे। मूर्ख पढ़ना भी पड़ेगा तो तुम्हें समझ में आएगा। वहां पर तो आंखें नहीं रहती है, वहां पर खूब तीर्थ यात्रा। मूर्ख तुम्हारे हाथ में लाठी आएगी तब तो तुम चल ही नहीं पाओगे। अभी होश हवास है तुम्हारे, तो इतनी हेल्पलेस दशा इतने अच्छे काम के लिए तुमने रखी है, ऐसा कैसे हो सकेगा? मुझे याद आता है, मुझे आपसे घटना साझा करनी है। मुझे याद आता है जिन्होंने पूरी हयाती अपनी, जिनके लगभग आई थिंक 9 बच्चे हुए। कितने? 9 बच्चे। उन्होंने दूसरी शादी केवल इसीलिए नहीं की कि दूसरी पत्नी आएगी तो बच्चों को कैसे संभालेगी, और वहां तो मां ही होती है। और मैं हमेशा कहता हूं यू आर थिंकिंग about the other spouse, then it will not be a pair, it will be a repair। वो तो ठेकड़ा ही हो जाएगा। ओरिजिनल माँ वो माँ की बदली नहीं हो सकती। उन्होंने केवल शादी इसीलिए नहीं की और 9 बच्चों को स्वयं पाला पोसा। एक पुरुष ने, एक आदमी ने, रईस ज्यादा हो तो फिर भी संभव है, नौकरों चाकरों का लगभग सब कर सकता है। स्वयं पेट्रोल पंप पर काम करते थे। काफी लोग समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, बस नाम ही नहीं बताना है, क्योंकि फिर क्या दिक्कत है नाम बताने में? झगड़े की बात नहीं है, लोग समझते उसकी बात चल रही, ये बड़ी आफत है। उन्होंने आज ये स्थिति हुई, उन्होंने करवट बदल ली प्रकृति में, ढल गया उनका सूरज पापोदय का, और आने वाली सुबह एक नया पुण्योदय लेके आई। 10 पेट्रोल पंप के मालिक हो गए एक दिन। मेरा उनसे मिलना बनता रहता था, उनका अंतिम समय चल रहा था, तब मेरी नई मुलाकात हो गई थी। वैसे उनकी मुझे धर्म की रुचि लगी ही थी। 3री 4थी मंजिल पर
उनका कमरा था। अकेले में अपना बुढ़ापा काट रहे थे, काट ही रहे थे क्या हम। 4 बच्चे थे उनको, 4 लड़के थे, 5 लड़कियां शादी करके चली गई थी। पैसों का तो, प्रॉपर्टी का तो कोई सवाल ही नहीं। एक भी लड़के को फुर्सत नहीं ऊपर आने की और बाप को समझने की, 1 मिनट भी। नौकरी का लगाया था जरूर उन्होंने, जाति से मुसलमान था लड़का। जब भी हम मिलने जाते तो हमें ये कहते थे, ये मेरा गला दबाता है। वो कंप्लेन भी किसके सामने कहे, ये उनके बड़ी समस्या थी उनकी। उनका मिलना ही नहीं बनता था किसी के साथ, घर वालों के साथ। झाड़ू वाला जाके झाड़ू लगा के आता था, पोछा लगा के आता था। भोजन कराने वाले नौकर चाकर भोजन भी कराते होंगे, सब कराते होंगे, जो होता होगा। वो बहुत कंप्लेन कहते थे, और लिटरली मैंने ये कंप्लेन उनके घर वालों, वो मुझे अच्छा समझते थे घर वाले उनके। मैंने कहा योर फादर इज कंप्लेनिंग कि जो आपने नौकर रखा है वो कुछ, उसको कुछ समझाने जाओ तो गला पकड़ता है। इजीली मिलते नहीं है, we will have to adjust with the same servant। अरे माँ बाप को बचाने के खातिर नारायण और बलभद्र जैसे जीव ने बैलों को हटाकर अपना कंधा दिया था। मूर्ख ये कहता है नौकर नहीं मिलता, उनको हटाकर स्वयं में लग जाते चारों। और नौकरी करना कोई नई बात तो है नहीं तुम्हारे लिए। बीवी बच्चों की तो वैसी गुलामी कर रहे हो तुम, करोड़ों कमा रहे हो उन्हीं के लिए तो गुलामी कर रहे हो। गुलामी करना तुम्हारे लिए कोई नई बात तो नहीं है। वैसे हम उन्हीं की गुलामी करने की बात कर रहे हैं जो तुम्हारे लिए तिल तिल जिन्होंने भोगा है। आज ये दिन देखने मिल रहे तुम्हें, और रोगे तुम, पछताओगे ये जाने के बाद। खैर ऐसा का पछताना तो कितना होता होगा ये तो गॉड नोस, लेकिन ये स्थिति मैंने देखी है और नजदीक से थोड़ा बड़ा आश्चर्य लगता था इस बात का। लेकिन अब ये सब स्थितियों के रहते हुए हम अपना बुढ़ापा कैसे ठीक करें, इसकी हम चर्चा करें। मैं फिर से एक वृद्ध की याद दिलाना चाहता हूं, नए किस्म के ठाकुरगंज के कैलाश चंद जी, ये हमारे घर वाले जानते होंगे, रिकॉल कर पा रहे। ठाकुरगंज फ्रॉम बिहार। जब हम मंगलायतन में नए गए थे तो वहां पर प्रारंभ में 2-3 साल वे थे वहां पर, और उनके मेरा अच्छा ट्यूनिंग बन गया। कैसे ट्यूनिंग बन गई है मुझे पता नहीं, बहुत एजेड थे, बहुत ज्ञानी थे, एक ही बात कहते थे। अभी ज्ञानी की परिभाषा भी मेरी डिक्शनरी में ये है। वे वहां पर आकर रहते थे, काफी खूब पैसा उनके पास, पैसे का बहुत नहीं बस था उनके पास। वो देखकर नहीं समझ में आता था पैसे उनके पास। वो तो उनकी या औकात थी, जीवन भर धर्मशाला में रहे, 2-5 नौकर उनकी सेवा कर सके, इतना पैसा उनके पास था। मुझे इसीलिए भी पता है क्योंकि मुझे बार बार पूछते थे मुझे इतने लाख दान देने हैं, बताओ मुझे कहाँ देना चाहिए। वो मुझे मानते थे कि इस पर विश्वास किया जा सकता है। बाद में बहुत पीछे लगे थे, आपके नाम में इतना करता हूँ, एक ट्रस्ट बनाना है, मुझे ये बनाना है, सब बहुत सारी बातें हैं। लेकिन मुझे याद आता है वो इतना रो कर कहते थे मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे घर पर बस नहीं जाना है, मुझे जीवन के अंतिम समय अपने धर्म की घड़ियों में ही लगाना है, ऐसा दुर्दिन ना आए कि मुझे घर पर जाना पड़े। ऐसे भी लोग मैंने देखे, और निरंतर धर्म की चर्चा, निरंतर धर्म की बातें। वे कहते थे घर वालों को मेरे पैसे की गरज नहीं है, मेरे तो है ही। तो कह रहे मैं ये नहीं चाहता कि ये पैसा मेरा थोड़ा बहुत है वो भी उनको मिल जाए, वो मांगते भी नहीं है। खैर मुझे मेरे रहते हुए मैं क्यों, और लाखों की राशि उनके पास थी, मैं क्यों भोगों में लगाऊं। उन्हें कोई धर्म की ही रुचि नहीं है, और घर पर नहीं जाना चाहते थे। अंतिम सांस में घर पर नहीं लेना चाहता। आप लोगों के बीच में मेरी अंतिम सांस छूट जाए, आप ध्यान रखना मेरे परिणामों का। मैंने यहां तक भी व्यवस्था की थी मंगलायतन में। पवन जी भी मेरे ऊपर काफी विश्वास करते थे, तो मैंने मंगलार्थियों को 2-2 मंगलार्थियों को नियुक्त किया था कि रोजाना उनके पास आधा 1 घंटा कभी जाना और भक्ति सुनाना, कुछ सेवा कर सकते हैं।
तुम पूछना। और बाद में मैंने सोचा था अब घबराओ मत, हम आपको अकेले नहीं पढ़ने देंगे। और बच्चे निरंतर उनके पास जाए, मैं भी स्वयं जाता था, चर्चा करता था, काफी सभी होता रहा। कुछ इतने इस उम्र में इतनी तगड़ी छाती के हो जाते, उनको कोई प्रतिकूलता मायने ही नहीं रखती, वो यहाँ वहां की चर्चा करने में इंटरेस्ट ही नहीं रखते, बिल्कुल राग द्वेष का काम नहीं। कोई लोग धर्म की बातें ही करते, और जब आंसर शीट लिखने की बात आती है तो वहां पर जीरो रहते हैं, वहां पर अपने अपने पर उतर आते हैं, गालियां देने में चूकते नहीं, दोषारोपण में पीछे नहीं हटते, कटघरे में किसी को खड़े करने में अव्वल रहते हैं, इन्होंने 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 इन्होंने। अरे बाबा, तुम्हारा जाना बहुत अच्छे से नहीं हो रहा है, ये परिलक्षी परिणाम कोई काम के नहीं है, और तुम्हें तुम्हारा सुधारना है, और दूसरों में सुधार लाकर तुम्हारे में सुधार नहीं होगा, ये तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? उनका सुधार उनके लिए, तुम्हारा सुधार तुम्हारे लिए। उनके सुधार पर तुम्हारा सुधार आधारित नहीं है, उनके बिगाड़ पर तुम्हारा बिगाड़ भी आधारित नहीं है। तुम स्वाधीन हो, तुम स्वतंत्र हो। कुछ पॉइंट्स मैं आपके बीच में आज फिर से बोलूंगा। आज तक हमने सीनियर सिटीजन, समझदार तक हम आए। इनिशियल से एस के कुछ पॉइंट लिए हमने, सी इनिशियल से कुछ पॉइंट्स लिए, फिर एस इनिशियल से कल हमने फिर 3 पॉइंट तक आ गए थे। वे कौन कौन से थे? एक तो सैक्रिफाइस था, एक शेयरिंग, राइट, शेयरिंग योर आइडिया, शेयरिंग योर प्रॉब्लम्स विथ नॉलेजेबल्स। आपकी उन्हीं से साझा करिए आपकी समस्याएं जो आपकी गलती बताए, तो जो कहे नहीं तुम ज्यादा अपेक्षा कर रहे हो इसीलिए तुम्हारा दुख है। जो यहाँ वहां की अरे छोड़ना, वे लोग ऐसे ही है, ऐसे वालों के साथ आपका रोग नासुर का रूप ले लेगा बहुत जल्द। आपको थोड़ी देर के लिए वही लोग अच्छे लगेंगे जो आपके हाँ में हाँ डालते हैं। इन लॉन्ग टर्म्स दे विल बी फेटल टू यू। आपको थोड़ी देर के लिए मिर्च लगे, सपोर्ट ही नहीं करते, आप नहीं दोष बताते, तुम भी उन्हीं की तरफ, तुम भी तो उसी पार्टी के। तुम्हें किस मूड से और किस मुंह से ये बताए हम तो विद्रोह के पक्षी है, और तुम परेशान दिखते हो, देखा नहीं जा रहा ना हमसे, हम तुम्हें तो विद्या बताएंगे, तत्व ज्ञान करो, उनको क्षमा करो। मुझे बोलते, उनको कुछ बोलते नहीं, उनकी प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम तो तुम्हारी, एफआईआर तो तुमने दर्ज की है हमारे प्रति, और ये भी तुम धोखे में जी रहे हो। किसी को फुर्सत भी नहीं है तुम्हारे बारे में सोचने की, वो जरूर खोपड़े में कोई ब्रह्मण डालो। सबसे बड़ा रोग ब्रह्म रोग है। सीनियर सिटीजन, समझदार, शेयरिंग। तीसरा पॉइंट क्या था? स्पेयरिंग। मजा आ रहा है, समय का सदुपयोग कैसे करें बुढ़ापे में, और इसमें हमने समय लगभग ज्ञान ध्यान में लगाया है। कुछ बूढ़ों का अपना सर्कल करके काफी सारी बातें, आइडियाज मैंने काफी शेयर की, थोड़ा कहा, बहुत समझना चाहिए। और एक बात, मुझे ऐसे भी लोग मेरे दिमाग में है जिन्होंने पूरे बुढ़ापे के 20-30 साल अकेले में गुजारे, अकेले, और उनको कभी भी मिलने जाओ वो एक ही बात कहते थे, सिद्धांत की बात, उनको कोई मतलब नहीं रहता था दुनिया का। क्या ही अच्छा हो, ऐसी मजबूती हो। खैर ये तो बहुत विरले होती, जो संग चाहते हैं उनको देखो, संग चाहते हैं मतलब पराधीनता तो खड़ी ही हो गई तुम्हारी। साधर्मियों का मिलन हो, साधर्मियों का समागम हो, अरे भाई ये भी एक पराधीनता ही है। तुम ऐसी कोई विद्या क्यों नहीं डेवलप करते कि मैं और जिनवानी जिस दिन आंखें नहीं रहेंगी हम चिंतन करें, पाठ करें, कुछ सुनने का योग बने तो सुने। जीवन भर मैंने बाबा जी को देखा, प्रज्ञा चक्षु जी, राजमल जी, आपने देखा तो उन्हें? चले गए थे क्या? ओके, राजमल जी पवैया? नहीं, राजमल जी थे, एक आश्रम में रहे, जन्मांत थे, जन्मांत। जीवनपुर में 2 बार 4 बार कह चुका हूँ आपके बीच में। और मैंने एक बार एक जगह बात भी रखी थी, बच्चों को यदि तीर्थ यात्रा कराने का भाव हो तो एक बार शिखर जी को गौन करो, एक बार उस आदमी के
मिलाप करा कर आइए। लोगों को बड़ी हंसी आती, तीर्थ यात्रा की बात कर रहे, किसकी बात कर रहे? जब पत्थर पर माथा फोड़ के आ जाओ, फिर क्या कर सकते? पत्थर से टकरा कर और क्या हो सकता है? हम तुम्हें जीने का उपाय किसी बहाने दिखाना चाहते हैं। तो बाबा जी जीवन में मैं कह रहा था आपको, उनको कभी भी संधि काल में उनके पास जाइए, वो सामायिक में बैठे मिल जाते थे। सुबह से लेकर रात तक, मैंने कहा था ना, उन्होंने बोल बोल के पूरे समय सार नाटक का रिकॉर्डिंग किया था, अपनी ही भाषा, अपनी ही शब्दों में, पूरा अपने आवाज में, पूरा समय सार नाटक रिकॉर्डेड कैसेट में था उनका। आदमी ये सोचेगा ये आदमी अंधा है यार, कैसे याद किया होगा, कैसे बोल के, कैसे रिकॉर्ड किया होगा। और समय सार नाटक कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है कोई 100 पेजेस का ग्रंथ हो, 400-500 तो पेजेस का ग्रंथ है वो। 500 पेजेस मतलब होंगे 1000-2000 छंद है उसमें, 2000। मैंने उनको देखा, बिल्कुल वो इस बजे से इतने बजे तक अमुक विद्वान के प्रवचन, इस बजे से इस बजे तक, बिल्कुल 4 बजे और उनकी टंकार चालू हो जाती थी। 4 बजे मतलब समझना इनकी सीढ़ी सुन रहे, 5 बजे हो गए मतलब इनकी सीढ़ी, और क्रम से प्रवचन सुनते थे, और कोई आदमी नहीं था उनके पास। और वे ही जाते थे एक जगह, एक कैसेट उठाई, दूसरी कैसेट ले ली, फिर टेप में लगाए। इतना पद्धत से करते थे, सब सिस्टमैटिक करते थे। आदमी तो चौंक जाता था, ये आदमी कैसे करते, यहाँ तक प्रवचन आया, आगे का प्रवचन, और रोज कतारबद्ध प्रवचन सुनते थे। अभी इस विद्वान के, फिर उस विद्वान के, फिर उस विद्वान के। कहां तक आए बच्चों? स्पेयरिंग द टाइम। आज सीनियर सिटीजन समझदार, आज बी इनिशियल की मैं बात करूंगा। सीनियर सिटीजन समझदार बनो, बी इनिशियल। इसमें मैं 3 पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहूंगा, 3 या 4 भी हो सकते, देखते क्या होगा। बी कॉम्प्रोमाइजिंग। कॉम्प्रोमाइज समझ में आता है बच्चों? क्या है अरे कॉम्प्रोमाइज मतलब? हाँ ठीक है, बढ़िया, इतना तो आप बताओ यार, तो मुझे भी ठीक ठाक लगता है। कॉम्प्रोमाइज करना मतलब समझौता, प्रॉपर वर्ड है उसके लिए। आपने एडजस्ट कहा, सही है, ये बात सही है। बी कॉम्प्रोमाइजिंग। अरे बदलते ऋतुओं के साथ वैसे भी आप एडजस्ट करते ही हो ना, कोई ऋतुओं को गाली देते हो क्या? अब पर में बदलाव करते हो क्या? और स्वयं में ही बदलाव करते हो, तभी तो आप सुखी रहते हो, क्योंकि आपने दिमाग में डाल दिया है कि उनमें बदलाव हो नहीं सकता। काश अब दिमाग में ये डालते किसी में बदलाव हो नहीं सकता, ये वस्तु स्वरूप है, तो फिर आपका मस्त काम बनता और सुधार का एक ही लक्ष्य, एक ही दिशा होती, वो स्वयं की ही तरफ आप ध्यान देते। बी कॉम्प्रोमाइजिंग। कहीं चूक हो जाए, हमें ख्याल में आया कोई हमसे नाराज है, तो इसमें 2 उपाय। मुझे लगा मेरी बहू मेरे से नाराज है, 2 उपाय हो सकते हैं इसमें। नाराज है तो बेचारी दुखी है। नाराज मतलब दुखी, ऐसे ही तो होता है, दुखी ऊपर तो तरस तो किया जाता है, कोरोना ही तो की जाती है, गुस्सा तो नहीं किया जाता, पहले ही परेशान, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? वो नाराज है, वो दुखी है। बेटा क्या बात है, क्या नाराज है? क्यों नाराज है मेरे से, क्या बात कुछ हो गई क्या? एक वे तो ये डोंट बी एग्रेसिव। क्या हुआ, तुम क्या बात? और एक बात मैं हमेशा कहता रहा हूं, जिसको जो बोलना है बोलते दिया जाना चाहिए। डेमोक्रेटिक कंट्री, क्या कहा? आप खुलकर मेरा विरोध कर सकते हो किसी भी सिद्धांत में, आई विल लाइक दैट। क्या कहा? आप ये बोल सकते हो, नहीं साहब हम ये बात जम नहीं रही आपकी, खुलकर विरोध कर सकते हो। हम इस पक्ष के हैं कि रात्रि में भोजन होना चाहिए, हम इस पक्ष के हैं, तो ये एक सैद्धांतिक बात हो जाएगी। और आमने सामने खड़े होंगे, आप आपके तर्क रखना, हम अपने तर्क रखेंगे। आप समझ रहे? इसमें मुझे गुस्सा आने का कोई काम ही नहीं है, और मुझे यदि इतना विश्वास है उस सिद्धांत पर, तो मैं लॉजिक से उसको आपके गले में उतार सकता था। गुस्सा तो नहीं आना चाहिए, और किसी की भी आवाज दबाना ये मानवीयता के महाविपरीत है, फ्रीडम ऑफ
ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ थॉट, दिस इज व्हाट डेमोक्रेसी हैज गिवन। मेरे बारे में कोई विरोध बात कर उसको बात करते देनी चाहिए, हमें रोक। मेरे बारे में विरुद्ध बात करता बोला उसको दबाओ उसकी आवाज, तुम यहां से वो विल किक यू आउट, उसको बोलने दो। अरे यही तो आपकी छाती का तकाजा है। और कोई सैद्धांतिक बात हो, और पहले ये भी तो पता चले क्या बात है भाई, मेरे प्रति मेरे से कोई गलती हो गई क्या। गांधी जी का प्रिंसिपल आप जानते होंगे, गांधी जी को पता चलता तो कोई आपको खून करने वाला है उस दिशा में नहीं जाना, अरे वो मेरा खून करना चाहता है क्या, ऐसा क्या हो गया यार। निकल जाते थे उसी की तरफ, अकेले नियत बैठ जाते थे उसके सामने, यार हमें पता चला है क्या है। बोलो तुम्हें जो करना हो कर लो यार, ऐसा थोड़ी है, तुम भोगना है भोग दो, तुम कर लो जो करना है कर लो, लेकिन मुझे ये तो बताओ यार मेरी गलती क्या हुई, तुम नाराज क्यों। डोंट बी एग्रेसिव, दबाने की कोशिश नहीं की जाए किसी को भी, उम्र से कितना भी छोटा हो और कितना भी विपरीत विचारधारा का हो, उसे दबाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए, सुधरने के सबको अवसर दिए जाने चाहिए। यदि घर में बी कॉम्प्रोमाइजिंग, समझौता का मूड हर जगह होना चाहिए, एग्रेसिव कहीं नहीं होना। अभी दो उपाय, बहू मेरे से नाराज है, क्या हो सकता है इसमें या तो हम सही है तो हम सहज रहे, हम घुट रहे हैं, वो मेरे बारे में तो कुछ नहीं बोल रहे, मेरे बारे में तो कुछ नहीं बोल रहे, मेरे बारे में घुटो मत। एक बात तो ये है कि स्वयं में ऐसी हजमोला चाहिए हमारे पास, लोग हमारे बारे में कुछ भी बोले, मैं तो मस्त रहूं अपनी मस्ती में। लोगों के विचार से तो हमारा जीवन परिवर्तित नहीं हो सकता ना। लोग मेरे हाथ में सोना है, उस सोने को कोई पीतल कहता है और मुझे विश्वास है सोने का, उस सोने का पीतल तो नहीं हो जाता ना, और उस सोने की मालिकियत का घमंड भी मेरा खत्म नहीं हो जाता। हम यही सोचते हैं, मूर्ख लोग है ये, अब उनको पता नहीं अरबों की संपत्ति में लेके बैठे, इनको लग रहा है ये पीतल है, हंस देते हैं। अंबानी के सामने कोई भिखारी आकर ये कहे सब आपकी तो गाड़ी तो बोली 10,000 रुपए क्यों हो गई है, तो अंबानी क्या करेगा, उसको चांटा लगाएगा, क्या करेगा हंसेगा ही तो, और क्या करेगा। बच्चों को पता ही नहीं है तो वो उसके साथ उलझेगा क्यों। दो उपाय थे हमारे हाथ में, वो ये थे, पहला उपाय तो ये था मस्त रहे, घुटे नहीं, और बहुत अकुल तो हो रही तो ये कहे हमसे कोई गलती हो गई क्या, कमी है क्या, तो ये कम्युनिकेशन गैप को हटा देता है। घुटते और झुरते रहना, ये तो तुम्हारी ही मौत होगी, सामने वाले की मौत होगी नहीं। तुम जल्द से जल्द बात करो उनके सामने, जिससे तुम्हारा भ्रम ठीक हो जाएगा और इसीलिए तुम्हारा दुख भी, तो तुम्हें पता चलेगा ऐसा था ही नहीं जैसे तुम सोच रहे हो। मेक हेस्ट टू बी काइंड, ट्राई टू कॉम्प्रोमाइज टू मेक योर लाइफ पीसफुल। मदर टेरेसा का कोट मैंने लगभग 30 साल पहले पढ़ा था और वो आज तक याद नहीं। क्या, लर्न टू स्माइल एंड कॉम्प्रोमाइज टू मेक योर लाइफ पीसफुल। तो हमारे में दोनों प्रकार की दम होनी चाहिए, या तो जो बोल रहे बोलते रहने दो उनको, और टस से मसले होने चाहिए। वाकई में तुम्हें लग रहा है कुछ, अरे ये तो तुम्हारे अपने, तुम जिस घर में रह रहे हो उसको तो संभालो बेटा, क्या बात हो गई। नहीं, अरे तुम तो हमारे अपने हो यार, तुमने हमारे बारे में ऐसे कैसे सोच लिया, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो इजी, जीतना सीखो लोगों को प्रेम से, पढ़ाओ कि इस पड़ाव पर, उम्र के इस पड़ाव पर या तो तुम्हें इतने गंभीर रहना चाहिए, तुम इफेक्टलेस चाहिए, क्या हो रहा है क्या नहीं, और थोड़ा यदि कुछ लग रहा हो आपको तो बातों से आपको उसको रिजॉल्व कर देना चाहिए, वही लेकर बैठना। फिर भोजन नहीं करेंगे, फिर ये नहीं करेंगे, कहां तक चलेगा। ये बच्चों को तो बर्दाश्त कर लिया हमने, बूढ़ों को कैसे बर्दाश्त करेंगे। इसलिए मैंने दो बातें कह रहा था कल एक जन को, दो स्थितियां होते, कुछ वक्र जड़ जीव होते हैं, कुछ ऋजु जड़ जीव होते हैं। आदिनाथ के शिष्य ऋजु जड़ थे, महावीर के शिष्य वक्र जड़ है। जड़ दोनों थे,
आदिनाथ के टाइम में चालू हो रहा तो ओपनिंग हो रही थी मैच की, वहां पर तो लोग कुछ समझते ही नहीं थे, इसलिए भटकना स्वाभाविक था। लेकिन उनको समझाए जाने पर समझ गए। अब वक्र जड़ वे जिनको समझाए जाने पर भी नहीं समझते, टस से मस नहीं होते, गीदड़ की चमड़ी। एक तो बच्चे, एक तो वृद्ध है। बुढ़ापे की हालत कुछ ऐसी हो जाती है बच्चों, ऐसा मुझे ख्याल में आता है, बुढ़ापा को इतना दुख रूप बताया गया है, मैं जहां तक समझता हूँ वो इसीलिए नहीं कि चलते नहीं आता, फिरते नहीं आता, हाथ से नहीं कुछ करने आता। सबसे बड़ी बीमारी मानसिक बीमारी होती है, वो मेंटली स्ट्रांग रह ही नहीं पाते। आगे के पॉइंट में और समझाना है तो पहला पॉइंट मैंने कहा कॉम्प्रोमाइजिंग। एक प्लेटफॉर्म पर कैसे खड़े रह सकते हैं समझिए, प्रेम से जीतना सीखिए। पहला हाथ, पहला कदम आपकी तरफ से। हम क्यों? क्योंकि तुम अनुभवी, बड़े, समृद्ध माने जाते हो, तुमसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो छोटे छोटे तो वैसे ही छोटे, बड़ों से देख देख कर सीखते, तो फिर भी चूकते नहीं, तुम नहीं चूकते रहे। इस बहाने तुम उनके सामने आदर से प्रस्तुत करो। बी कॉम्प्रोमाइजिंग, बी कॉमन। सेकंड पॉइंट कहां तक आए हैं बच्चों? बी कॉमन। वैसे कॉमन मैंने वर्ड क्यों चयन किया मैं आपको बता रहा हूं। डोंट बी विम्सिकल। क्या कहा? डोंट बी विम्सिकल। विम्सिकल एक वर्ड है, जानते हो आप? सुना है? कुछ लोग उसे हिम्सिकल कहते हैं। विम्सिकल, डोंट बी विम्सिकल, सुना है बच्चों? कुछ लोग इसे म्यूजिकल समझते हैं, डोंट बी म्यूजिकल। अरे म्यूजिक की बात नहीं कर रहा हूं मैं। विम्सिकल मतलब विक्षिप्त मनस्थिति नहीं चाहिए आपकी, और बुढ़ापे में तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए विक्षिप्त मनस्थिति। मतलब कभी ये टोक पकड़े, कभी वो टोक पकड़े, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको नहीं समझ में आया विक्षिप्तता? अभी बताओ। और विक्षिप्त के विरुद्ध कॉमन, आप समझे? अभी विक्षिप्त मतलब क्या कहते ना यार, ये तो क्या, मूडी आदमी, मूडी, लहरी। अभी समझा। किसी ने 50 ग्राम किशमिश ला के दी, नहीं रखनी किशमिश किसी की, नहीं। किसी ने 5 किलो किशमिश ला के दी। अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, कितने उदार है। अरे सब आदमी अपने औकात के अनुसार देगा। तुम्हारी औकात तो बहुत छोटी है, लेकिन तुम तो सुदाम्याचे पोहे भी भूल गए। नहीं, उनका आशय खराब, सॉरी, आशय चेहरे से नहीं पकड़ा जाता किसी का, अंतर्यामी पकड़ते होंगे ना। तुम अंतर्यामी हो, तुम्हें कहने की भी कोई राइट नहीं है। जितना बाहर चल रहे उसी से नापा जाता है, किसी के अंदर का झांका नहीं जा सकता। हम ही क्लेम करो ऐसा ही था, वैसा ही था। मत बनो ऑफिसर बोल के, ना बनो, बनने की कोई उम्मीद भी दिख रही तुमसे। बाहर से जितना दिखता, हमें डाउट हो तो हम क्लैरिफिकेशन मांगे, क्योंकि डाउट हमें नहीं, सब हमें तो कॉन्फिडेंस है। लेके बैठो ब्रह्म को तुम। एक विपर्यास नाम का एक सम्यक ज्ञान का दोष में 3 दोष गिनते, संशय, विपर्यास, अनध्यवसाय। संशय वाले भी पूछते, लेकिन विपर्यास वाला टस से मस नहीं होता। ये ऐसा ही है, इसका ऐसा ही कहना था, इनका है ना। देखो इनका दृष्टिकोण ही अलग था। दृष्टिकोण, इनको बुलाना ही नहीं था हमें भोजन करने, इसलिए तो भोजन करने बैठ गए। इनको बुलाने, परिस्थितियों कुछ भी रही होगी। मत करो ये सब तांडव, मत मचाओ, विग्रह क्लेश मत करो। इतना तुम्हारे इतना सब पुण्य है बेशरम, तुम्हें समझ में नहीं आता कैसे दर भटक रहे हैं पुण्य की। तुम्हारा इतना पुण्य मिला है, इतना जोर मिला है, इतना तुम ताकत पूरी इसमें झोंकोगे क्या कसाई करने में? नहीं, जान कुछ कर, मुझे बुलाए नहीं, बुला सकते थे। जिंदगी कुछ मैंने इस कदर आसान कर ली। मैं 2 दिन पहले कह रहा था, किसी को माफ कर दिया और किसी से माफी मांग ली। 2 ही तो उपाय हो सकते हैं, और तुम्हें तो दोनों में से कुछ भी नहीं करना, और फिर भी तुम चाहते हो मैं चंगा बना रहा हूं। अब कैसे काम चलेगा? बी कॉमन। विक्षिप्त मनस्थिति नहीं चाहिए।
मुझे काम चाहिए, काम चाहिए, काम चाहिए। एक तरफ तो ये, मुझे रोटी भी नहीं खिलाई, रोटी भी, अरे तुम जब इतना काम के लिए तो तुम उठो और तुम हाथ से करो। होगी कोई आज समस्या हुई होगी, और तुम्हारे सामने ये 200 जनों को परोस रहे हैं, 200 जनों को बुला बुलाकर आतिथ्य करके अजनबियों को भी दे रहे हैं। तुम तो कोई अजनबी और पराये हो नहीं, तुम्हारे साथ ऐसे क्यों करेंगे? दिमाग में क्यों भूत भर रखा है? बी कॉमन, विक्षिप्त। कभी एकदम ऐसी बात करना, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, और कभी तो वैसे भी नहीं पूछा, वैसे भी नहीं पूछा, वैसे। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, कभी तो कहना हमें कैसे भी चल जाएगा, कुछ भी चल जाएगा, कभी ऐसे ही बनाए वैसे ही बनाए। अरे तुम एक पार्टी में तो बने रहो। हम जानते हैं बुढ़ापे की ये समस्या है, लेकिन कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका सुलझाव हो नहीं सकता, इसलिए तो इतना उपक्रम चल रहा है। हम जानते बुढ़ापे के साथ ये सब समस्या होती है। समझदारी बढ़नी चाहिए थी, तुम्हारे उल्टे ग्राफ में बढ़ने लग गई, इसीलिए बुढ़ापे को खतरनाक कहा है। बुढ़ापे को इसलिए खतरनाक नहीं कहा है कि दुनिया उसका बहिष्कार और उपेक्षा करती है, इसीलिए क्योंकि सबसे पहले तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी उपेक्षा, तुम्हारी समझ, तुम्हारा बहिष्कार करके निकल के जा रही। क्या मैं कुछ कहता हूं हमेशा, ताको प्रभु दारुण दुख दे, जाको जाको प्रभु दारुण दुख देई, ताकि मति पहले ही हर ले ही। क्या कहा? अर्थ कितने जन समझ रहे बच्चों? आपके बीच में कई दफे बोला हूं मैं, क्या कर सकते? जाको प्रभु दारुण दुख देई, ताकि मति पहले ही हर ले ही। दुख का मूल बीज मति का न, दिमाग ठिकाने नहीं तुम्हारे, इसलिए तुम इतने दुखी हो, है ना? हमारा दुख ये चिल्ला चिल्ला कर कहता हम किसी विरुद्ध डटा है, अन्यथा हम दुखी नहीं होते। और परिस्थितियों से वश तो जीव दुखी होता ही नहीं बाबा, होता ही नहीं। मिट्टी के लड्डू तो सुनाई दिया ना आपको, एक रोटी से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, घबराओ मत। बिना रोटी के आधा खाने वाले जैसे तैसे अपना दिन निकालने वाले मस्त अपने जीवन में सफल रहे। मीन में निकालना भूल जाओ, नुक्ता चीनी भूल जाओ, सब ये सब समझ में आ रहा है? बी कॉम्प्रोमाइजिंग, बी कॉमन, विक्षिप्तता छोड़ दो। कभी एक छोटे काम के लिए घंटों लगा है और महत्वपूर्ण काम के लिए जाने दो। विक्षिप्तता समझ में आ रही है आपको? मतलब कभी कुछ मूडी बड़ा मूडी, और उस मूड के साथ कोई, हम किसी को नचाना नहीं चाहिए हमें किसी मूड के साथ, और नाचते रहते ठीक है, फिर हम अलग रहते। अलग रहने से तुम्हारी विक्षिप्तता के व्यक्तिकरण का साधन भी नहीं होगा कुछ, विक्षिप्तता कहीं चली नहीं जाएगी। अलग रहने से विक्षिप्तता मिटती नहीं है, प्रकट नहीं होती है। हम भूल को छिपाने की नहीं, मिटाने की बात कर रहे हैं। होश में आओ, फिर हम अलग रहते। अरे हम कह रहे हैं इन विकृतियों का अलग करो, तुम समझ नहीं रहे हो। और अलग किससे रहोगे? वस्तु व्यवस्था है क्या ऐसी? एक क्षेत्र में 6 द्रव्य रहते, किनसे अलग हो गए? कब अलग हो गए? नरकों में रहोगे, कहाँ होगे? एक इंद्रिय में होगे, अलग कहाँ से अलग लाए? अलग आदमी होता है विचार से सबसे पहले। फिजिकली अलग होने की गरज नहीं है, माइंडसेट से अलग होने की गरज है। दैट विल मेक यू इंडिपेंडेंट। समझ में आया? गांधी जी की मानसिकता अलग थी, स्वतंत्र थी। इनके चंगुल में हम नहीं फंस सकते। ये अंग्रेजों के राज में होंगे तो हमारे पर्व, हमारे त्योहार वगैरह ये सब, इसका क्या होगा? संस्कृति का क्या होगा? धर्म का क्या होगा? ये अंग्रेजों के राज में ऐसे कैसे चले गए? शराब पीते या फिर उनके खेत लगाते, ये क्या नाटक बवंडर चल रहा है सब, ये तो मिटा डालेंगे। संस्कृति का ह्रास कर देंगे, धर्म को निपटा डालेंगे। सोच से भी अलग हो गए सबसे पहले। आपको अलग दुनिया से नहीं रहना, आपको अलग सोच को करना है तुम्हारे। और ध्यान रखो, तुम दुर्जनों के बीच में नहीं रह रहे हो,
तुम्हारी बुद्धि है उसने तुम्हें सिखाया है कि ये दुर्जन है, उस बुद्धि को हटाने की हम बात कर रहे फिलहाल तुमसे। मति को तुम्हारे ठीक करो। बुढ़ापा जो खराब बताया गया है वो झुर्रियों के कारण नहीं, लूले लंगड़े पने के कारण नहीं। जो खड़े खड़े टॉयलेट शेपन होती है, जो दीर्घ शंका लघु शंका वो होती है, वो बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी समस्या वो नहीं है, वो तो हो जाएगी ठीक। आज तक किसी की ऐसी रही नहीं, दीर्घ शंका लघु शंका हुई और वैसी रही, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। भिखारियों के भी टहल करने वाले होते हैं, लेकिन ये अंदर की विकृति बहुत बड़ी शंका तुम्हें तुम्हारी ही तो ठीक करनी पड़ेगी। तुम समझते क्यों नहीं यार? मेरे बारे में ऐसा बोलते हैं, जाकर समाधान कर लो ना शांति से। नहीं फिर मुझे टॉन्टिंग करते, टॉन्टिंग वे लोग करते हैं जो मुंह पर नहीं बोल सकते। तुम उनको सीधा बोलो मेरी कोई भी गलती होगी तो मुझे बताया करो, मुझे सुधार के अवसर मिलेंगे। आप वास्तव में ज्ञानी हो, मेरे बहुत अज्ञान में मेरा टाइम बीता है। मेरे पुत्र, बाप कहे मेरे पुत्र मेरा बहुत टाइम अज्ञान में बीता है और मेरी पहली प्रवृत्ति जल्दी सुधर नहीं पा रही, लेकिन मुझे निरंतर टॉपर कर, मुझे बताओ मैं सुधारने के लिए। वे क्यों टॉन्टिंग करेंगे? तुम टॉन्टिंग की नौबत यदि टॉन्टिंग की ही होगी, ऐसा तुम्हारा दावा है, तो ये नौबत भी तुमने ही लाई है, ऐसा हमारा दावा है। और वे यदि मजबूत होंगे तो टॉन्टिंग नहीं करेंगे, या तो चुप बैठेंगे और पीठ पीछे कदाचित बात करेंगे, तो शायद इसलिए कहा बहस करे मुंह से मुंह लगा, मानने वाले तो है नहीं है। और कहीं ना कहीं दुख अपना व्यक्त करेंगे, करने दो उनको। नहीं फिर मायके में भी करने दो, सब जगह कहो तुम, उससे तुम्हें कोई आंच नहीं आने वाली। मेरे बारे में जिसको जो कहना है वो कहते रहिए, उससे मुझे आंच नहीं आती। लेकिन दुख मुझे ये यार, मुझे तो कह देते पहले तो मैं सुधार तो कर लेता मेरा। तुम सब जगह कह दिए और मुझे ही नहीं कहा तुमने, कोई बात नहीं। मुझे सुधार के कोई अवसर होंगे तो मुझे बताया करो, मुझे कोई नाराजी नहीं। तू यहाँ वहां बताता है तो बताना चाहिए तुम्हें। हमें किसी के प्रति कोई नाराजी नहीं होना चाहिए, समझ में आया? लेकिन तुम गाली गलौज करोगे, माँ बहन पर गाली दोगे, यार तुम थोड़ा सैद्धांतिक बात करोगे तो हम मान सकते हैं तुम्हारी कोई बात। आप समझ रहे? गाली देने पर भी हम कोई तुम्हें भी गाली देंगे ये तो नहीं कह रहे, लेकिन हम तुम्हारे मुंह ही नहीं ले लेंगे फिर। चलो ठीक है। बी कॉमन। ओ आज मैं पूरा करूंगा बच्चों, चाहे आपको टाइम तो है मुझे 2-3 मिनट और। बी कॉमन 3 इंपॉर्टेंट। Be with your son। अभी यहां क्या कहना चाहता हूं मैं बता रहा हूं आपको। देखो 3 बातें हो सकती है जीवन में। पहली तो एक बात तय है, पक्की है, मैं धर्म को कभी नहीं छोड़ सकता। मेरे जीवन का अंतिम पड़ाव बीतना है। 2 लड़के हैं मेरे, एक धर्म से विमुख, बहुत पैसे वाला अमिताभ बच्चन, एक पूरा धर्म वाला, पैसा बिल्कुल नहीं है, शशि कपूर। दीवार समझ में आ रहा है ना बच्चों? मेरे पास माँ है। तो हमें जहां पर धर्म मिलेगा हम वहां पर यदि चयन ही करना है दोनों में, हम वहां चयन करेंगे जहां पर हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा। पहला तो क्योंकि अपना अपना ठिकाना सब ढूंढ लेते हैं ना। चिड़िया भी ऋतु आने के पहले घोंसला बनाकर रेडी कर देती है। एक क्या कहते हैं उसको, हनी बी, कीड़े होते हैं, क्या मैं नाम बोल रहा हूँ, वे भी अपना घर बना लेते हैं मिट्टी का, जो जिसका भी है। स्थिति परिस्थिति देखकर सब अपना अपना कर लेते हैं। अरे यहां तक ग्रंथों में आया, मुनिराज भी ये सोच कर रखते हैं कि बुढ़ापे में मुझे कहाँ समाधि लेनी है, अंतिम मेरा कहा होगा ये क्षेत्र अच्छा है, धर्मानुकूल है, आसपास श्रावक है, राजा भी न्याय प्रिय है। मुनिराज तक ऐसा करते। वृद्धों को चाहिए अपने जीवन का अंतिम पड़ाव वहां पर बीते जहां पर धर्म की उसकी सुरक्षा हो, क्योंकि हम
धर्म से बंधे हैं, और जो धर्म की हमारे रक्षा कराएगा हम वहां पर रहेंगे। यदि दोनों लड़के मेरे अयोग्य है तो उसमें ये किया जा सकता है, यदि मुझे धर्म की पूरी अनुमोदना दे रहे, आप जो कर रहे बहुत अच्छा कर रहे, लेकिन हम नहीं कर पा रहे, तो आप आपका लोटा छाड़िए, छोड़ दीजिए, वे नहीं लगे छोड़िए। वे आपका आदर सम्मान कर रहे हैं, सबके सामने छाती चौड़ी करके कॉलर ऊपर करके कह रहे हमारा बाप धर्म करता है, बहुत करते और वो छाती चौड़ी हो रही, इतना काफी है तुम्हारे लिए, तुम्हें वहां पर कोई रिस्क नहीं है, कोई जोखिम नहीं है तुम्हें, तुम वहां पर उनके आश्रय में उनके पनाह में रह सकते हो। यदि दोनों भी पुत्र तो आपके धर्म की विरुद्ध है, तो आपको चाहिए आप किसी भी पुत्र के पास नहीं रहे। सेकंड, तो फिर रहेगा, देखो इतनी विरक्ति हो कि दीक्षा ही लेके जा सके, फिर तो पुत्र धर्मात्मा भी हो तो भी लेना देना नहीं है तुम्हें। यदि इतनी विरक्ति नहीं है तो कोई आश्रम का चयन करे। एक बात तय होना चाहिए, अकेले रहने वालों को एक ही पैमाना होना चाहिए, आधार विरक्ति। कषाय वश अलग रहना हमारी उनकी जनती नहीं, ये कोई पैमाना नहीं हुआ तुम्हारा। ये बात दूसरी है, किसी किसी में इतनी ताकत होती है वे अपने घर को ही आश्रम बनाते, क्योंकि आश्रम में किसी के टुकड़ों पर क्यों पलते रहेंगे, तो नहीं जब हम स्वाधीनता से रहेंगे, तो हम दोनों पति पत्नी स्वाधीनता से रह लेते, लेकिन हम धर्म का जहां पर पोषण ही नहीं होगा ऐसे स्थान पर जाएंगे क्यों? अनुकूलता मिलेगी तो कोई आश्रम में चले जाएंगे, लेकिन आश्रमों की स्थिति अभी बहुत अच्छी नहीं है। यदि वास्तव में अच्छी होगी तो वहां का विचार बनाया जा सकता है, लेकिन नहीं हो तब तक यदि कोई सुयोग्य बच्चा हो, संतान हो हमारी, हम वहां पर रहना चाहिए। 4 दिन यहाँ 4 दिन वहां 4 दिन वहां, ऐसे कैसे निकलेंगे तुम्हारे? तुम्हें लड़की के पास रहना चाहिए। इन कानून एक बात सुनिए, कहते हैं हमारी लड़की हमें संभालने को तैयार है। हमने लड़की को पूछा, मैंने कहा आपके लड़के तो धर्म से विमुख लगते नहीं है हमें, ऐसे कुछ नहीं बोले। बात में क्या करते हैं हमें यही समझना है, करते क्या है आपके साथ? नहीं, बात में झगड़ते हैं। झगड़े का अर्थ, तुम झगड़ा मतलब तुम क्या समझते हो, हम क्या जानते? किसी को कषाय को भी छेड़ो तब भी उनको झगड़ा दिखता है। मैंने आपको कहा सत्कार ऐसा मत क्या करो, तो तुम्हें लगता है यार पीछे ही पड़े रहते, हमें लग रहा है हम प्रेरणा कर रहे, तुम्हें लग रहा है जबरदस्ती कर रहे। तो देखने का दृष्टिकोण बड़ा है। हमें लगता है हम तुम्हारी रक्षा कर रहे, तुम्हें लग रहा है हम तुम्हारे साथ झगड़ा कर रहे हैं। ये तो तुम्हारी दृष्टि की खोट है। तुम्हारा लड़का दिखता तो ऐसा नहीं है। नहीं, लेकिन लड़की ने कहा मैं तुम्हें संभालूंगी। दूर के ढोल सुहावने बच्चे, क्या कहा? वृद्धों को मैं कहना चाहता हूं दूर के ढोल सुहावने होते। अर्थ समझते हो बच्चों? अब तो कुछ भी नहीं जानते, मैं जानता हूं। दूर के ढोल सुहावने इसलिए कहते हैं, जो भक्ति भजन जिनकी आवाज होती है वैसी, तो ऐसा लगता है यार कब बंद होगा, कब बंद होगा, इसको बंद करो यार, चौंके को बंद करो कोई जाकर। इसको क्या आवाज आ रही है यार, क्या लगा रखा है। और आप भी बड़ी मीठी भक्ति कर रहे थे बच्चों सुबह। अरे इतना भी थोड़ा स्पीड अप होना चाहिए, मतलब सुनने वाले को एकदम आनंद आना चाहिए उसमें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अच्छी आवाज में गाएंगे तो ही पुण्य लगेगा, क्योंकि लोगों को खराब लग रहा है तो उनके कानों की प्रॉब्लम है, वे अपना कानों को चेक करे, अपने खोपड़े को चेक करे कहीं जाकर, ये मैं जानता हूं। लेकिन मैं एक सामान्य नियम कह रहा हूं, जिस लहजे में जो चीज बोलनी चाहिए आपको वो आर्ट डेवलप करते आना चाहिए। छंद होते उसको उतनी ही स्पीड में बोला जाता है, उतनी ही रफ्तार से बोला जाता है। कोई भी रफ्तार वो व्याकरण को भंग करती है। मैं तो ये कह रहा हूं ये सम्यक ज्ञान का उल्लंघन होता है। इसमें शब्दाचार आपका पलता नहीं है। इसमें बात मेरे कान की और मेरे कोई राग द्वेष की नहीं है। अप्पा है, उनकी आवाज बड़ी मीठी लगती है मुझे, मैं सही कह रहा हूं। वो पर्टिकुलर छंद बोलते हैं और मुझे उमड़ा नहीं आया है, ऐसा नहीं होता रोजाना, ऐसा होता रोजाना। अब वो कोई ऐसी सिंगर थोड़ी है, कोई होंगे थोड़ी, लेकिन मुझे मीठी लगती है।
वो चीज होनी चाहिए उसमें, आप समझ रहे हैं। और स्पीड भी आप ट्यून अप कर लीजिए थोड़ा सा, नए बच्चे आएंगे उनको ट्यून अप कर लेना चाहिए उसमें। हमें हमारे बच्चे सब में आगे चाहिए एक्चुअली। ठीक है, खैर मैं कहाँ तक चला गया, कुछ कह रहा था मैं, नहीं मैं कुछ बात कह रहा था, भक्ति भजन कहाँ तक आया था, मुझे बात रह गया। हाँ बी जो संत में बोल ही रहा था, लेकिन बात कहाँ तक आकर खड़ी थी। हाँ, दूर के ढोल सुहावने का अर्थ कर रहा था। बहुत दूर की म्यूजिक हो तो कदाचित अच्छी लगती, लेकिन जो जो पास जाएंगे आपके कान बहरे होने लग जाएंगे। तो लोगों को लोग कहते भैया दूर से ही ठीक है ये ढोल, ये उस कहावत का अर्थ है, दूर के ढोल सुहावने। अब जो जो पास जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कुछ दम नहीं है। देयर इज ऑलवेज द ग्रीनरी ऑन द अदर साइड। इंग्लिश में यही कहावत है। इसको कदाचित ऐसे भी कह सकेंगे, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, दुरून डोंगर साजरे। क्या कहा? दुरून डोंगर साजरे। दूर से बहुत अच्छा लगता है, पास आने पर ऐसा लगता है यार ये क्या है। आपको 4-4 दिन सब जगह अच्छा लगेगा, क्योंकि जानते हैं तुम जाने के लिए ही आए हो। 4 से 5 दिन में रह लेना उनके यहाँ। घर के लोग खारे बोल रहे तुम्हें लग रहा है, बाहर के लोग मीठे बोल रहे तुम्हें लग रहा है, वे तुम्हारा कषाय का पोषण कर रहे हैं। घर के लोग तुम्हारे कषाय का भूत उतार रहे हैं, वे तुम्हारी सुरक्षा चाहते, ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे वे तुम्हारे। सोच लो ये सब इनडिसिप्लिन चलेगा नहीं तुम्हारे बच्चे के पास। यदि हमारा बच्चा धर्मात्मा, यू शुड ऑप्ट देयर। दूसरा बच्चा कितना भी अमीर हो, यू शुडंट ऑप्ट, क्योंकि वो तुम्हें सफारी पहनेगा किसी भी उम्र में, तुम्हारी धोतिया उतार देगा बीच रास्ते में। धोती उतारना बीच रास्ते में समझ में आ रहा है विराज? मैंने कई जन ऐसे देखे जिन्होंने माँ बाप को शर्त ही रखी, बाप को, मेरे पास अच्छे लोग आते अच्छे मतलब समझ में आ रहे हैं? बाप खराब है इसका, धोती पोती आउट, सफारी दो, इसको कोट दो, टाई दो। बोले टाई क्या है, गले में बांध दो, कुत्ते जैसे बांधते वैसे बांध दो, तुम कुछ जाओ कुछ करो। और वैसे रहते अप टू डेट, दिन में न उठते न लेटते न बैठते, सादगी है ही नहीं उनके जीवन में। अभी बुढ़ापे में ये भी रंग लग जाता है। एनीवे क्या कह रहे थे मैं, बी विथ योरसेल्फ। कहाँ रहना बुढ़ापे में, ये मैं महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ। हाँ, घर पर रहकर आप शिविरों को अटेंड करिए, सब करिए, धोबी के कुत्ते जैसी तुम्हारी हालत मत बनाइए। ऐसा नहीं हम उनके पास तो पराश्रित, तो तुम वैसे ही हो, कभी इसको कहते हो कभी उसको कहते हो, कभी तुम इतने कहा तगड़ी छाती क्यों हो, पराधीन तो तुम वैसे ही हो। तो जब यहां छोड़ना ही है तो तुम्हारे अपने सगे हैं ना, काय के लिए गाली खाते हो फिर। और यदि तुम्हारे बच्चे ढंग के नहीं है तब तो फिर बढ़िया, तो फिर अपना रास्ता स्वयं तय करो, लेकिन पराश्रित तो मत हो। तुम्हें इनसे ये करना है, उनसे वो करना है, उनसे वो करना है, लड़के से कुछ नहीं करना। तुम स्वाधीन बने रहो, पूरे स्वाधीन बने रहो। बी विथ योर सन। प्रैक्टिकली विचार कर लेना चाहिए हमें, हमारा निर्वाह और उनके यहाँ नहीं हो सकता। जो लड़की तुम्हें कह रही ना मैं संभालूंगी, कोई दिक्कत नहीं तुम्हें, वो लड़की तुम्हारे दिमाग की चिंगारी को आगे में परिवर्तित करे, वो उस दिमाग से पहले ही खाली है। उसको बोलना चाहिए था माँ घर की बातें बाहर नहीं कही जाती, वही तुम्हारा ठिकाना है। तुम मुझे कहकर कोई मुझे संभालने थोड़ी वाली हूँ मैं तुम्हें, और तुम्हें ही संभालूंगी तो मेरी माँ को, मेरी सास को मैं उसके मायके में भगा दूं क्या? ये कोई बात नहीं बनेगी। तुम्हें जहाँ रहना है तुम ऐसी कुछ आइडिया करो, तुम्हें वहीं पर आनंद होने लग जाए। और बात आ रही हो कुछ, तुम उनके साथ बैठकर सॉर्ट आउट करो ना। एक दिन बोले ना बहू मुझे कुछ बात करनी है तुमसे, और गुस्सा भोजन पर कभी ना करो। हाँ ये कर सकते हो, जब तक मुझे कारण नहीं मिलता मेरे से तुम क्यों नाराज हो, मैं रोटी नहीं खाऊंगी, मैं रोटी नहीं खाऊंगा, ये एक अलग चीज है।
हम खाते रहेंगे, ठूसते रहेंगे और तुम हमसे नाराज रहोगे, ये नहीं चलेगा। हमारी गलती तो बताओ यार। तो ये एक अलग चीज है, ये कोई गुस्सा नहीं है हमारा, समझ रहे हैं। अब मैं ये कहने नहीं बैठा हूं यहां पर कि नए जनरेशन को बूढ़ों को कैसे एडजस्ट करते रहना चाहिए। आपको नया जनरेशन कहेगा तुम यहाँ पर हाथ लगाते हो, यहाँ मंजन का हाथ लगा, ये दीवार इतनी नेरोलैक पेंट है, ये हमने कितने अच्छे ऐड देखकर नेरोलैक से लगा दिया, एशियन पेंट करा दिया, सब करा दिया ये सब, और तुम यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हाथ लगाया, यहाँ पर पैर लगाया। वे जो भी कहते हैं उनको इतना ही कहो, माफ करो बेटा, मैं ध्यान रखूंगा। ज्यादा आंकन चला के बाकी बुजुर्ग बात मत करो, ये मत करो तुम्हारी उम्र में तुम्हें भी पता चलेगा, नहीं होता मेरे से, ये भी मत बोलो। कोशिश करेंगे जितनी दम से आवाज में बोल रहे हो उतनी दम से तो ये काम हो जाएगा। दम बोलने में मतलब है, या तो चुप तो रहो यार, तुम्हें बोलने में बड़ा जोर है तुम्हें, और सब बोलने ये इसीलिए तो पहले सीनियर सिटीजन सीनियर में यही तो स्पीक की बात कही। चलिए ये हो गया। कोई लड़का कॉलोनी में रहता हो, कॉलोनी जहां पर जैनी रहते हो, ऐसा स्थान चयन किया जा सकता है, क्योंकि वहां पर रोजाना आपका सर्कल तो ठीक ठाक हो सकता है। टाइम मेरा ऊपर चला गया है लेकिन 5-10 मिनट लेकर मैं सेटल करूंगा, आज सेटल ही करूंगा मैं। अंतिम, सीनियर सिटीजन समझदार बनो। अब तो बनो, ये कहना अब लास्ट इनिशियल, अब ए। जो भीगे काम ली त्यो भारी होत। कुछ अर्थ समझ रहे बच्चों? कंबल जो भीगता है त्यो क्या होता है, फिर भारी होता जाता है। जो उम्र बढ़ती है त्यो आदमी समझदार बन जाता है। जब फल लगने लगते हैं पेड़ को तो वृक्ष झुक जाता है, और थोता चना बाजे घना। तुम्हारा परिचय, तुम्हारे परिचायक समझदारी का, तुम्हारी उम्र का, तुम्हारे ज्ञान से और समझदारी से और समता भाव से। नो मेरे पीछे कर रहे थे, मेरे पीछे कर रहे थे। अंतर्यामी बनने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा क्या तुम्हें ऐसा? नहीं, मेरे पीछे, फिर मेरे पीछे। तुम्हारे पीछे लगा तो है वो भूत, यह हम समझ रहे हैं। वो भूत भ्रम का है, वो जल्दी निकाल दो तुम। नहीं, वही खराब है। ओ दुर्गति को रोको, मत जाओ दुर्गति को। मेरे पिताजी दुर्गति में मत जाइए, ये भ्रम को लेकर मत जाइए। मेरी माताजी, ये भ्रम तुमको कहीं का नहीं छोड़ेगा। तुम्हारा पुत्र, तुम्हारे बहू सोने जैसी है, दुनिया भर उसकी तारीफ प्रशंसा हो रही है, उनको खराब कहने वाले तुम ही एक हो। हमें तो तुम्हारे ही दाल में कुछ काला दिख रहा है, कहीं तुम्हें ज्यादा ही अपेक्षा है और उल्टी खोपड़ी है, तुम्हें सम्मान चाहिए, वो भी केवल उम्र के बदौलत। घमंडी तो तुम नजर आ रहे हो। लास्ट ए। अब ए से चालू होगा असाइन, अंतिम। वृद्धों 5 मिनट होंगे केवल। वृद्धों को चाहिए वे सभी जिम्मेदारी एक जन को सौंप दें, असाइन। जैसे आप जानते हो बच्चों, एक पीए रखते, पीए पर्सनल असिस्टेंट, जानते हैं आप? जैसे मुझे ये अपॉइंटमेंट है, अब मुझे कैसे ध्यान रहेगा? तो एक पीए रखते हैं लोग, तो पीए कहते हैं सर आपको ये एक आदमी रखते हैं जो हमारी टेंशन को खत्म कर देता है। बुढ़ापे में दिमाग ज्यादा चलता नहीं है, थोड़ा बहुत चलता है, उल्टी दिशा में दौड़ने को देखता है, क्लेश संक्लेश माथे पर हावी रहता है, बड़ करना नेचर होता है। और जो भी आए उसको वही सुनाना, 10 जन आए उनको लिए बाजू में, और वही घर की बातें चालू, और वही ऐसा है वैसा है। वे तुम्हें नहीं सुनना चाहते बाबा, कोई इंटरेस्ट नहीं रखता है तुम्हारी बातों में। तुम क्या समझ, वो हाँ में हाँ मिला रहे, मतलब वो भी तुम्हारे पर एहसान कर रहे यार। तुम समझ लीजिए ना, तुम्हारे बुढ़ापे पर तरस खा रहे वे, वो कोई तुम्हारी बातों को सच थोड़ी मान रहे।
इस बुढ़ापे में बुद्धि नहीं चल रही तुम्हारी, तो एक काम करो, एक ऐसा आदमी का चयन करो जिसे मैं अच्छी भाषा में कहूंगा निर्यापक, उसको सौंप दो। आप सब सौंप दो, मतलब क्योंकि बुढ़ापे में अक्सर मैंने देखा है बेटा बहुत पूरे नियम संयम बिगाड़ देते हैं। कुछ भी खिलाते हैं, कुछ भी पिलाते हैं बूढ़ों को, कुछ भी दिखाते हैं, कुछ भी करते हैं, और ठीक है ये चलेगा चलेगा करो ऐसा। तो आपके सामने एक ही चाहिए, मेरे निर्यापक जी से पहले निर्यापक तय कर लीजिए जीवन में, जिसे अपना सोचा समझा हो और जो नजदीक रहता हो, जो जीवन भर आपके, और हो सकता है आपका ही बेटा हो, आपकी ही बहू हो, आपके नाती पोती हो, तो उनको ये कहे बेटा बेटा यहाँ मेरे इन सब चीजों का त्याग है, बहू मेरे इन सब चीजों का त्याग है, मैं कैसी भी स्थिति है मैं हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहूंगी, मैं नहीं जाना चाहूंगा, मेरी होश में रहे ना रहे, ये जरूर अंतिम काम आपको करना चाहिए। कोई एक निर्यापक जरूर ढूंढ लीजिए जो, और सबको कह दीजिए अंतिम समय में मेरी बुद्धि क्या कहेगी मुझे ख्याल में नहीं है, मेरी बुद्धि ठिकाने रहेगी कह नहीं सकते। अब जो भी है ये जो करेंगे, और ये होश हवस में है, ये जवान है, ये मुझे इन पर भरोसे धर्मात्मा, ये जो कहेंगे वही मेरे साथ होगा, समझ रहे? सब इनको पूछ कर करेगा, और कोई भी बात हो, बेटा मुझे क्या करना चाहिए इस समय में, ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अभी कभी बुढ़ापा ऐसी भी स्थिति में पहुंच जाते, बख्श है अबख्श है, दिन है रात है, कुछ समझ में नहीं आता, तो आप एक ही बात समझ लीजिए, ये जैसा कहेगा वैसा आपको करना। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चे? असाइन जैसे पीओए करते हैं ना, पावर ऑफ अटॉर्नी, मालिक कभी नहीं होता और उसको पैसा निकालना है बैंक से, तो किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी कर देते हैं, जैसे मैनेजर को, तो सिग्नेचर दे तो पैसा आप इसको दे सकेंगे, क्योंकि मैं बार बार आ सकूंगा ऐसा नहीं साहब, ये कभी भी लेके जाएगा फिर हम जिम्मेदार नहीं है, तो हम जानते तभी तो इसको पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हैं, हमने जीवन भर इसकी परीक्षा की है, ये बहुत अच्छा आदमी है, और ले गए तो ले गए हमारे इसको, उसे कहते हैं पीओए करना, पावर ऑफ अटॉर्नी। उसको पीए को अपॉइंट करना कहते, उसी को मैं कह रहा हूं, कोई ऐसा निर्यापक अपॉइंट करो जिसके भरोसे सब होगा, और निर्यापक हमारे घर का हो बेहतर, वो ढाल बनकर आपके बीच में खड़ा होगा और आपकी रक्षा करता रहेगा। आप केवल दिमाग में रखिए जो ये कहेंगे वही मैं करूंगा बस, क्योंकि आप दवाओं पर कब कब पढ़ पाएंगे, बख्श या बख्श, किसी पर तो भरोसा करना ही पड़ेगा। आज भी ऐसे भी होता है घर में बच्चों, जब भी मेरे माता पिता को भी डॉक्टर के पास जाना है, मुक्ति की मम्मी मान के चलो उनको लेके जाते हैं, तो मैं एक ही बात कहता हूँ, डॉक्टर से बात पूरी तुम्हें करनी है, तुम्हें तय करना है, माता की पिता की भावना पूरी तुम समझो, वहां पर पूरी टॉक तुम्हें करना है, डिसाइड तुम्हें करना है, सब चूक होगी तो तुम्हारी चूक मानी जाएगी। वृद्धों में सब बात नहीं होती, वृद्ध तुम्हें भावना बताया आपने, और डायरेक्ट तुम बात करो सब जगह, और कहीं ना कहीं ऐसा एक रिलायबल आदमी आप ढूंढ कर रखिए जो वही बात करेगा, आपका मुख के रूप में वही रहेगा सामने। बुढ़ापा इस प्रकार हम कुछ बाहर से मैंने कुछ कहने की कोशिश की है, बात बाकी ना हम बालो न वृद्धो युवताइनी पुद्गले, युवा वृद्ध ये मेरे आत्मा की अवस्था ही नहीं है, ये एक कपड़ा उतार के नया कपड़ा पहना जाता है, तो बुढ़ापा मेरा कोई स्थायी सत्ता नहीं है, लेकिन आई हुई इस शरीर के हालतों में मानसिक हालत भी बदलती रहती है, इसलिए इतना सब उपाय हम कर रहे हैं। बात बाकी में तो अनादि निरंतर तो हुई है, तो आपका ज्ञान होना चाहिए।